हेलो दोस्त, आज हम लेकर आए आप लोग को मॉडल सेट साइंस का क्लास 10 का मॉडल सेट 7। अरे यहाँ लिखा हुआ है मॉडल सेट 2 और हम बोल रहे हैं मॉडल सेट 7। तो दोस्त हम जो है अपना चैनल पर जो है मॉडल सेट 1 से मॉडल सेट 5 तक वीडियो डाल चुके हैं। उसमें जो मॉडल सेट मेरा 2 है, जो हम नाम लिखे हैं मॉडल सेट 2, वो वास्तव में 2018 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो है। ठीक है, मॉडल सेट 2 के जगह पर जो 2018 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो मेरा मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 है। और जो अभी मॉडल सेट दो प्रकार का मॉडल सेट है। किसी मॉडल सेट 2 में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला हुआ है और किसी मॉडल सेट में जो है मॉडल सेट 2 और 3 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, अपना बना के दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसी बात करेंगे और हम लोग बोलेंगे इसको मॉडल सेट 7। ये नहीं सोचना कि मॉडल सेट 2 मॉडल सेट 2 वाला आ गया, ये मॉडल सेट 7 चलेंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यूट्यूब पर इस तरह कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग खोज के भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर इस तरह कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं। और मेरा एग्ज़ाम है दोस्त CBT 2 का जो है वो मेरा 21 तारीख है, लेकिन हम अपना तैयारी तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। 21 तारीख को ही नहीं कि आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग का भी तैयारी हो तो यहाँ पर हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मेरा एग्जाम नज़दीक रहते हुए भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो समझ जाइए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का भी काम है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगता है तो कॉमेंट करें, या कुछ हम और क्या सुधार कर सकते हो जरूर बताएँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो सब जानता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होता है? आधी होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये अवतल दर्पण के लिए ही नहीं है, चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सब में ये संबंध सही होता है। सब में फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फिर ध्यान देना है, दर्पण बोलें या लेंस बोलें, कोई दर्पण बोलें या कोई भी लेंस बोलें, सभी में फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ पर सिर्फ आप लोग को भ्रम में डालने के लिए अवतल दर्पण डाल दिया है। चाहे कोई भी दर्पण रहे, कोई भी लेंस रहे, आप लोग को मारना है F = R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना मतलब क्या? यहाँ पर हम लोग का लेंस, हम लोग का जो है, इसका मतलब हुआ कि जो है प्रतिबिंब जोन बन रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है फोकस दूरी कम हो जाना। इसका मतलब हुआ कि जहाँ मेरा रेटिना है उससे पहले प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी उससे पहले ही मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। कम का मतलब यही हुआ, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनना, तो पहले बन रहा है, निकट में बन रहा है, जिसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। और जब फोकस दूरी दूर हो जाएगा, दूर का मतलब होगा रेटिना को पार करेगा, रेटिना को पार कर जाएगा, रेटिना को पार होने पर जो है किरण एक दूसरे को काटेगा। जब फोकस दूरी अधिक होगा यानी रेटिना से दूर में बनेगा तो उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। फिर बोलते हैं कम हो जाना यानी रेटिना का पहले बनना, रेटिना का पहले प्रतिबिंब बनना, यानी नज़दीक हो जाना, निकट हो जाना, तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। और जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, फोकस दूरी अधिक के मतलब रेटिना से पार प्रतिबिंब बनना यानी दूर हो जाना, तो उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर नज़दीक है इसलिए होगा निकट दृष्टि दोष। नहीं देखते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट कब उत्पन्न होता है? सब जानता है, तो बच्चा जानता है कि जब परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत का धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो शक्ति को इंडिकेट करते हैं P से, और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है जिसके पास शक्ति रहता है वह गुंडा को वाट लगा सकता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो वाट। क्या हुआ? वाट। ये छोटा सा ट्रिक था। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ? वाट। अब P बराबर मेरा होता है I²R, P बराबर मेरा होता है I²R, P बराबर होता है VI, P बराबर होता है V²R। यहाँ पूछ रहा है नहीं, क्या पूछ रहा है? नहीं, तो ये नहीं होता है, ये ध्यान देना है दोस्त। आप ये दोनों में काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी समानता है, लेकिन I² P बराबर जो होता है वो मेरा होता है I²R, नहीं कि
आई आर स्क्वायर, ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो पी बराबर मेरा आई स्क्वायर आर होता है, पी बराबर वी आई होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर आर, और पी बराबर एक और होता है जो परिभाषा प्राप्त होता है डब्लू बटा टी, यानी कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का 4 हुआ, पी बराबर डब्लू बाई टी होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो वो होता है पश्चिमावी पेशियाँ के द्वारा। जब हम दूर का वस्तु देखते हैं तो पश्चिमावी पेशियाँ जो होता है, जो लेंस को एक स्थान पर फिक्स रखता है, वो जो है जब हम दूर वस्तु देखते हैं तो वो लेंस पर दबाव नहीं डालता है, ठीक है ना। वो लेंस पर दबाव नहीं डालता है, तो दूर के वस्तु को देखने के लिए उतना हमको एफर्ट शक्ति नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जब नज़दीक का वस्तु देखना होता है तो क्या करता है, वो लेंस पर दबाव डालता है, पश्चिमावी पेशियाँ लेंस पर दबाव डालता है और उसका फोकस दूरी को कम करता है, ठीक है ना। फोकस दूरी को कम कर देता है, जिसके कारण हमारे आँख पर ज़्यादा नज़दीक के वस्तु देखने के लिए ज़्यादा शक्ति लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पश्चिमावी पेशियाँ होगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर, देखो विद्युत है तो ये विद्युत का परिवर्तन करेगा, ठीक बता रहे हैं। विद्युत है तो विद्युत को बदलेगा, विद्युत है तो विद्युत को बदलेगा। देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत में सिर्फ इसी में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो मेरा बी करेक्ट होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है डायनेमो, याद रखना। कौन बदलता है? डायनेमो, या उसको बोलो विद्युत जनित्र, या उसको बोलो जनरेटर, वो भी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है दोस्त बैटरी। बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा जो है रासायनिक रूप में जमा होता है और वही जो है विद्युत में बदलता है, जिसके कारण लाइट जलता है। और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सौर सेल बदलता है दोस्त। सौर सेल क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को जो है वो सौर सेल नहीं होगा, सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसे जमा करता है बैटरी में। कहाँ जमा करता है? बैटरी में, ठीक है ना। तो बैटरी जो चार्ज होता है वो रेक्टिफायर के द्वारा होता है चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो क्या होता है, इन्वर्टर के द्वारा वो फिर डीसी के रूप में जमा हो जाता है, फिर इन्वर्टर के द्वारा एसी के रूप में सभी परिपथ में फैल जाता है और लाइट जलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि विद्युत मोटर, अच्छा पूछेगा विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है? फ्लेमिंग के किस नियम पर काम करता है? तो विद्युत मोटर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मोटर अगर दे दे आप लोग को और जनरेटर दे दे, बोलेगा बताओ कि आप लोग को कौन स्टार्ट करना ईजी होगा, तो आप लोग बोलिएगा मोटर। मोटर तो मेरा दाएं हाथ का खेल है, मोटर तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ से स्टार्ट कर देंगे। तो मोटर स्टार्ट करने में ज़्यादा ताकत नहीं लगा है, ये मेरा बाएं हाथ का खेल है, तो विद्युत मोटर होगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। और जनरेटर स्टार्ट करने में ज़्यादा ताकत लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो निकला हुआ रड रहता है उसको घुमाना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगा, तो वो मेरा बाएं हाथ का काम नहीं है, वो मेरा दाएं हाथ से होगा। इसलिए जनरेटर यानी विद्युत जनित्र यानी एसी-डीसी जनरेटर वो जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पर आधारित है। ये छोटा सा ट्रिक था आप लोग को याद कराने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? याद रखना, विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन होता है। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन। और हीटर में जो होता है, जो हीटर का कुंडली होता है वो होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का। और विद्युत बल्ब में जो भरा जाता है, विद्युत बल्ब में याद रखना, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है। और कौन सा अक्रिय गैस? तो वो भी अक्रिय गैस में आर्गन। कौन भरा जाता है? आर्गन। ये भी याद रखना है, ठीक है ना। और विद्युत बल्ब का जो फ्यूज रहता है वो बनता है सीसा तथा टीन। सीसा यानी पीबी और टीन तथा एसएन को मिलाने पर विद्युत फ्यूज बनता है। और कभी कभी कॉपर भी मिला दिया जाता है, लेकिन सीसा टीन को अधिकांश मिला के फ्यूज बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो याद रखना है, साधारण प्रिज्म जो है वो 5 सतह से घिरा होता है। साधारण प्रिज्म का मतलब क्या हुआ? साधारण प्रिज्म का मतलब हुआ कि जो प्रिज्म हम लोग सिंपल में यूज करते हैं, यानी साधारण प्रिज्म में जो होता है उसका आधार जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है और ऊपर का जो छत होता है वो भी त्रिभुजाकार होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं साधारण प्रिज्म। तो त्रिभुज में कितना भुजा आता है? 3 भुजा, तो 2 बढ़ा दो कितना होगा? 5, सतह होगा 5। अगर उसका आधार जो है अगर वर्गाकार हो तो वर्गाकार में कितना भुजा आता है? 4, तो 4 में 2 बढ़ा दो, सतह हो जाएगा 6। अगर उसका आधार जो है प्रिज्म का आधार जो है पंचभुजाकार है यानी 5 भुजा है, तो उसमें सतह कितना होगा? 2 बढ़ा दो 7। अगर प्रिज्म का आधार अष्टभुजाकार है यानी
उसमें भुजा 8 है, आधार में 8 भुजा है, तो उसमें सतह कितना होगा, 2 बढ़ा दो 10, कितना होगा, यानी 2 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज में 2 बढ़ाएंगे कितना होगा, त्रिभुज का 3 भुजा 2 बढ़ाएंगे 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोस्त समतल दर्पण में हमेशा बोल रहा है, हमेशा वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होता है, तो यहाँ पर होगा समतल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में जो है वस्तु प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा, हमेशा छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, लेकिन लेंस की बात बोलेगा तो हो जाएगा उल्टा, उत्तल लेंस में बड़ा भी बनता है। उत्तल लेंस ऑलराउंडर होता है, ठीक है ना, यानी उसमें बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, बराबर भी बनता है। लेंस का बात करेंगे तब, ठीक है ना। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में दर्पण का बात कर रहे हैं दोस्त, ध्यान देना है। दर्पण अवतल दर्पण का बात करें तो सभी प्रकार का प्रतिबिंब इससे बनेगा, इसको बोलेंगे ऑलराउंडर, अवतल दर्पण को ऑलराउंडर। लेंस में उत्तल लेंस ऑलराउंडर और दर्पण में अवतल दर्पण ऑलराउंडर, दोनों उल्टा होता है। तो यानी अवतल दर्पण में जो है बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा, बराबर भी बनेगा, दर्पण के आगे भी बनेगा, दर्पण के पीछे भी बनेगा, और मुख के ऊपर भी बनेगा, मुख के सीधा भी बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। यानी ऑलराउंडर का मतलब हुआ सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखना है कि दर्पण में अवतल दर्पण ऑलराउंडर होता है और लेंस में उत्तल लेंस ऑलराउंडर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है हमेशा वस्तु बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो होगा समतल में हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनता है, और समतल का वक्रता केंद्र जो है अनंत पर होता है, क्योंकि समतल थोड़ा सा भी गोल नहीं होता, गोल होगा तब नहीं वक्रता केंद्र बनेगा, तब नहीं केंद्र उसका बनेगा, इसलिए इसका वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। जब वक्रता केंद्र अनंत पर तो त्रिज्या फोकस दूरी भी अनंत पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे नाम है वैज्ञानिक ने। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही मेरा जो जनरेटर है, विद्युत जनित्र है, वो मेरा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही आधारित है, चाहे वो एसी जनित्र हो चाहे वो डीसी जनित्र हो, दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। और यहाँ पर एक फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया था, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम। बताया था बाएं हाथ का खेल क्या है, तो मोटर स्टार्ट करना, तो मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर आधारित है, और जनरेटर स्टार्ट करना बाएं हाथ का काम नहीं है, तो जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पर आधारित है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला होता है प्रतीत प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। परिकिरण का मतलब होता है क्या, कि प्रकाश का जलवाष्प के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के द्वारा धूलकण के द्वारा टकरा कर छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, छोटा जलवाष्प के द्वारा धूलकण के द्वारा टकरा कर छितरा जाना क्या कहलाता है, परिकिरण, क्या कहलाता है, परिकिरण। तो ये आकाश का रंग नीला होता है परिकिरण के कारण। और हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, यानी लाल रंग कम उड़ता है, और हरा रंग का जो होता है नीला रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो कम होता है, और वह ज़्यादा उड़ता है, इसलिए जो है नीला रंग टकरा कर जलवाष्प से धूलकण से टकरा कर आकाश में फैल जाता है, लेकिन जो है लाल वो पृथ्वी तक पहुँच जाता है और नीला आकाश में ही रह जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, अधिकतम बोलेगा तो अनंत, और न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, न्यूनतम 25 और अधिकतम अनंत, अधिकतम बोले तो अनंत होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक है, तो लेंस की क्षमता हम जानते हैं P बराबर क्या होता है दोस्त, P बराबर आप लोग जानते हैं कि 1/f होता है, और f जो है मीटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में, किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो 1/f अगर मान लो मीटर में होगा तो f क्या है, दूरी है, तो दूरी के साथ मात्रा मीटर, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि मीटर पर पावर कितना है, 1 है, और ऊपर जाने पर पावर निगेटिव हो जाता है, तो मीटर इनवर्स होगा, मीटर इनवर्स, यानी मीटर पर पावर -1, मीटर पर पावर -1, तो मेरा करेक्ट होगा C। नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है, उपचयन का मतलब होता है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुटना, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका होगा ऑक्सीकरण यानी उपचयन, और जिससे हाइड्रोजन टूटेगा उसका भी होगा उपचयन, यानी ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का टूटना अपचयन या अवकरण कहलाता है। तो यहाँ उपचयन पूछ रहा है, तो उपचयन यानी ऑक्सीजन किसमें जुट रहा है, ये देखो, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर था, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है
यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ आ गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुट गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात उसका एक और नाम होता है उपचयन हो रहा है, उपचयन। ठीक है ना। अगर पूछेगा कॉपर का क्या हो रहा है, तो कॉपर से यहाँ क्या है, ऑक्सीजन टूटा है, कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर छोड़ के चला गया है, धोखा दे दिया है, तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हुआ है, अलग हुआ तो उसको बोलेंगे अपकरण, और अपकरण को बोलेंगे अपचयन। अपचयन, ये याद नाम रखना, ठीक है ना। तो कॉपर का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम की संयोजकता क्या है। तो सोडियम की संयोजकता होता है, हम लोग जानते हैं एक, क्या होता है, एक। सोडियम का संयोजकता एक होता है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। कैसे निकालेंगे संयोजकता, देखो सोडियम का संख्या होता है, परमाणु संख्या 11, अगर इसको लिखेंगे तो आएगा मेरा 2 8 1, तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आता है अगर वो 1 2 3 हो तो वो मेरा संयोजकता कहलाता है, अगर 1 2 3 4 हो तो वो मेरा संयोजकता कहलाता है, अगर 4 से अधिक आए तो उसको 8 से माइनस करके संयोजकता प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो वह यहाँ पर होगा 1। एल्केन का समान सूत्र है, तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये मेरा एल्केन हुआ। और ये जो है CnH2n, इससे 2 कम कर दिया, ये 2 मेरा खत्म हो गया, तो ये मेरा होगा एल्किन। क्या होगा, एल्किन। एल्किन का संरचना सूत्र, अगर इसमें 2 और कम कर देंगे तो 2 मेरा माइनस हो जाएगा, तो बनेगा ये सूत्र मेरा, तो ये मेरा होगा एल्काइन। क्या होगा, एल्काइन, एल्काइन। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक आप लोग को और याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच का जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि उसका सूत्र होता है, यानी उसको बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। उसका सूत्र होता है CnH2n। अगर इससे हम एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 होते हैं, वहाँ 1 बचेगा, तो अगर 2n+1, ये जो होता है ब्रांच का जो नाम लिखा जाता है एल्काइल ग्रुप पर, उसका सूत्र ये होता है। और इसमें अगर अल्कोहल लगा देंगे तो अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा, अगर यहाँ पर एल्डिहाइड लगा देंगे तो एल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा, अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। तो याद रखना, जो इसमें लगाएंगे वो सूत्र बन जाएगा। नेक्स्ट है मेरा उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का तात्पर्य जो कि न तो खट्टा हो न तो जो कड़वा हो, ठीक है ना, न तो जो खट्टा हो न तो क्षारीय हो, तो वो होता है उसका 7 के बराबर, 7 के बराबर। और जल मेरा क्या है, न तो खट्टा है, नहीं तो कड़वा है, नहीं तो वो क्षार है, ठीक है ना। तो जल मेरा हुआ उदासीन, और 7 से कम होगा तो वो कहलाएगा अम्ल, 7 से कम अम्ल। तो 7 से अगर अम्ल पूछता तो मेरा बी आंसर सही होता, और 7 से अधिक पीएच मान होगा तो वो कहलाता है भस्म। अगर भस्म के बारे में पूछता तो 7 से अधिक आंसर होता। नेक्स्ट देखते हैं आवर्सानी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्सानी में दोस्त, आवर्सानी में कितना वर्ग है, तो आवर्सानी में 7 वर्ग है। आवर्सानी में कितना वर्ग है, 7 वर्ग है। और अगर बात करता है कि कितना ग्रुप है, अर्थात कितना वर्ग है, तो मेरा होता 18। कितना होता, 18। ग्रुप का बात करेगा, यानी वर्ग का बात करेगा तो 18 होगा, और आवर्त का बात करेगा तो 7 होगा, तो हमारा होगा 7, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता था। आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रेफाइट से जो करंट फ्लो होता है, ग्रेफाइट से करंट फ्लो होता है, अधातु होते हुए भी। अधातु में तो प्रायः करंट का फ्लो नहीं होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे करंट फ्लो होता है। तो यहाँ आंसर सही होगा मेरा ग्रेफाइट। नहीं देखते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन सब जानता है कि जितना भी गैस है सब अधातु है, ठीक है ना, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, कार्बन हो, हीलियम हो, सब अधातु है। तो कार्बन भी मेरा गैस है, तो कार्बन भी होगा अधातु। क्या होगा, अधातु। अधातु कैसे पहचानते हैं, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आए तो मेरा होगा धातु, और 3 से अधिक आएगा तो वो मेरा होगा अधातु। या सिंपल एक ट्रिक बचाने के लिए जो काफ़ी मतलब सभी पर लागू नहीं होता लेकिन कुछ पर लागू होता है, जिसमें यम आए। क्या है, यम, वो होता है धातु। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, यम 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 सब में आ रहा है, तो ये सब मेरा क्या है, धातु। क्या है, ये ट्रिक है, ये तो कोई नियम नहीं है। नहीं देते हैं निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल के मतलब है कि जो जल में घुलकर काफ़ी कम मात्रा में आयन प्रदान करे, काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करे, उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो ये एसिटिक अम्ल जो है दोस्त, ये मेरा दुर्बल अम्ल है। जब इसको जल में घोलेंगे तो काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करेगा, इसलिए ये मेरा क्या है, दुर्बल अम्ल। और ये इसका नाम याद रखना, ये एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल इसका नाम है, और इसका IPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। और ये एसिटिक अम्ल पाया था सिरका में। किसे पाया था, सिरका में। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। और HCl जो है मेरा क्या है, प्रबल अम्ल है। इसका यानी इसका
पीएच मान काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। H2SO4 भी मेरा प्रबल अम्ल है, इसका भी पीएच मान काफ़ी कम होता है, यानी 7 से काफ़ी कम होता है। और ये मेरा बैटरी में यूज किया जाता है और पेट्रोलियम के शुद्ध करने में, पेट्रोलियम को शोधन करने में यूज किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल जो है दोस्त, ये भी मेरा प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल में अगर हम 3 भाग HCl मिला दें तो ये बन जाएगा मेरा एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज बोलते हैं। अम्लराज होता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल, जिसको बोलते हैं अम्लराज। तो पूछेगा अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 3:1। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1, 3:1 है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अम्लराज में सोना किसी भी अम्ल में नहीं घुलता है, लेकिन सोना और प्लेटिनम जो है अम्लराज में घुल जाता है, यानी अम्लराज सोना और प्लेटिनम को घुलाने की क्षमता रखता है। जितना बता सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आपको नोट करना है, सबको नोट करना है। मानो ये क्विक रिवीजन है, पूरा बुक का, पूरा साइंस का एक ही वीडियो में आप लोग को जो पूरा साइंस का रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। और हम तो 7 वीडियो बनाएंगे, 7 वीडियो देखिएगा तो आप लोग का पूरा साइंस तो ऐसे ही मतलब 80% मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है? पोटेशियम की परमाणु संख्या सब जानता है, कितना है? 19। कितना है? 19, ठीक है ना। 20 किसका है? तो 20 मेरा है कैल्शियम का। किसका है? कैल्शियम का। और 23 किसका है? वेनेडियम का। किसका है? वेनेडियम का। किसका है? वेनेडियम का, ठीक है ना, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस किसको बोलते हैं? तो जो गोबर गैस से जो गैस निकलता है उसको बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो हम लोग जानते हैं गोबर गैस से क्या निकलता है? मीथेन। क्या निकलता है? और मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। और आप लोग को पूछ देगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो याद रखना है। देखो बॉन्ड कौन बनेगा, देखो हम सूत्र का तुलना करेंगे, CH2N+2। देखो इसमें अगर यहाँ 4 रखते हैं तो 4, यहाँ 4 रखें, 4 दूनी 8, 2 10, तो सिंगल बॉन्ड। ये सूत्र किसका है? सिंगल बॉन्ड का है, एल्केन का है। तो ये मेरा एल्केन में आएगा। अगर यहाँ पर हम 2 है तो अगर यहाँ 2 रहता है तो 2 होगा। अगर यहाँ 2 रखे तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो रहा है? 6। कितना हो रहा है? 6। कितना हो रहा है? 6। तो 6 आ रहा है, यानी इसमें मेरा सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये मेरा एल्केन में आएगा। इसमें भी अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 होगा, और 2 दूनी 4, तो इसमें भी जो है मेरा ये एल्केन का अंतर्गत आएगा। और एल्केन में मेरा क्या है? मेथेन। और इसमें भी मेरा क्या बनेगा? इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये मेरा हुआ, इसका नाम हुआ ब्यूटेन, और इसका नाम हुआ ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड होता है N लगता है तो इसका नाम हुआ ब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड होता है तो N लगता है तो ब्यूटेन। 2 कार्बन को H बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा तो होगा ये एथेन। और ये 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या लगेगा? N, तो मेथेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अच्छा, ये क्या है मेरा? ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये मेरा क्या है? ये भस्म है। क्या है? भस्म। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये मेरा भस्म है। भस्म कैसे? क्योंकि जिसमें OH उपस्थित होता है उसको बोलते हैं भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म। और इसका एक और नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में वही पूछा जाता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी इसी को कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है। ये मेरा क्या है? ये मेरा संगमरमर का सूत्र है, CaCO3 संगमरमर का सूत्र है। या चूना पत्थर बोलेगा, चूना पत्थर का भी यही सूत्र होता है। या चौक बोलो, जिसको बोर्ड पर लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, या चौक या खड़िया, उसका भी सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरा 3 चीज़ का सूत्र है। किसका है? चूना पत्थर का, संगमरमर का, खड़िया या चौक का, ठीक है ना। और ये मेरा क्या है? ये मेरा है धोने वाला सोडा, NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, खींचने वाला सोडा, ठीक है ना। ये मेरा धोने वाला सोडा है। और खाने वाला सोडा होता है Na, उसमें H लगता है। क्या लगता है? H, NaHCO3। इतना याद आप लोग को याद रखना है। नहीं देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो भाग पदार्थ लेता है, यानी जो तीर के बाएं साइड रहता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। जो भाग लेता है अभिकारक, और भाग लेने के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, जो फल प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये भी याद रखना था। यहाँ पर आंसर होगा, भाग लेने से पहले पूछ रहा है, भाग लेने वाले पूछ रहा है। भाग लेने वाला तो अभिकारक और बनने वाला प्रतिफल। नहीं रहते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग बोले या वर्ग 18 बोले, वर्ग 18 को ही बोला जाता है, वर्ग 18 को ही बोला जाता है, वर्ग 18 को ही बोला जाता है शून्य वर्ग। वर्ग 18 को ही बोला जाता है शून्य वर्ग। क्यों? क्योंकि वर्ग 18 में पाए जाने वाले तत्व की संयोजकता 0 होता है, शून्य होता है, उसको वर्ग शून्य भी बोला जाता है, और वर्ग 18 भी बोला जाता है। तो वर्ग 18 में बताते हैं कौन को पाया जाता है? तो पाया जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। इतना पाया जाता है वर्ग 18 में। या बोलो वर्ग शून्य में। तो देखो इसमें से कौन मिल रहा है? तो मेरा हीलियम मिल रहा है। तो मेरा हीलियम करेक्ट
होगा, हीलियम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण कौन करता है? पेड़ पौधा। कौन करता है? और पेड़ पौधा और वो भी कर सकता है, इसके पास क्लोरोफिल उपस्थित होगा, वो स्वपोषी पोषण करेगा। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, क्लोरोफिल भी चाहिए, बोले तो क्लोरोफिल की बात किए थे, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। और क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम याद रखना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और खून का रंग हरा होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा, लोहा, Fe। नहीं कहते हैं, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग यानी प्रकाश को ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो वह पत्ती क्या है? पत्ती। कोई पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये मेरा प्रकाश संश्लेषी अंग होगा क्लोरोफिल। नहीं कहते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। और यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यकृत में ही जो है, यकृत से ही जो है पित्त निकलता है। क्या निकलता है? पित्त। और कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है, इसे पित्ताशय को बोलते हैं हम क्या? पित्त की थैली, पित्त की थैली, ठीक है ना। इतना याद रखना इसके बारे में। अगर यहाँ बात करता सबसे छोटी ग्रंथि का, यहाँ तो बड़ी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करता तो मेरा होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होता है, उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी, क्योंकि वो सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और अग्नाशय जो है दोस्त, अग्नाशय जो है ये पान की पत्ता की तरह होता है, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, याद रखना। और अंडाशय जो है ये मादा जनन का भाग है। और एड्रिनल जो है, एड्रिनल ये मानव में पाया जाता है। और ये पाया जाता है किडनी के ऊपर, जिसको ब्रिक बोलते हैं, ब्रिक के ऊपर अंदर की ओर, ठीक है ना। एड्रिनल पाया जाता है। इसका दो भाग होता है, एक तो कोर्टेक्स, एक तो मेडुला, एक तो कोर्टेक्स, एक तो मेडुला। नहीं जाते हैं, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। जाइलम यानी जल, जाइलम यानी जल। तो यहाँ का ये छोटा सा ट्रिक है, जाइलम यानी जल, जल के लिए। अब पूछेगा फल, फल यानी भोजन, फल यानी क्या? भोजन। तो फल के लिए उत्तरदायी जो होगा वो होगा फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। फल यानी भोजन, भोजन के लिए उत्तरदायी होगा फ्लोएम, याद रखना है। नहीं रहते हैं, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है वो होता है विसरण विधि द्वारा। और पेड़ पौधा में जो जड़ जो है जल को ग्रहण करता है वो भी करता है विसरण विधि द्वारा, ये याद रखना, ठीक है ना। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मनुष्य के हृदय में मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होता है कितना? 2। कितना होता है? 2। लेकिन जब मानव का पूछे, मनुष्य का पूछे कि मनुष्य में कितना कोष्ठ पाया होता है? 4। क्या होता है? 4। कौन कौन? तो दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय, बायानिलय। तो 4 होता है। कितना होता है? मनुष्य में 4, मछली में 2। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है किसमें? प्रोटीन में। पूछेगा प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एमिनो अम्ल। और जब उसका विखंडन होता है तो एमिनिया बनेगा। क्या बनेगा? एमिनिया, ठीक है ना। एमिन बनेगा। और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पे होगा बी और सी दोनों। नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन है। तो हम लोग बताए थे आप लोगों को कि ऑक्सीजन ये मेरा क्या है? हार्मोन है। किसका हार्मोन है? तो पौधा का हार्मोन है, पेड़ पौधा का हार्मोन है। पेड़ पौधा में 5 हार्मोन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो नाम बताते हैं, नोट कर लो। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, ठीक है ना, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। और एथिलीन ही वैसा हार्मोन है जो फल को पकाने में उत्तरदायी होता है। तो ये मेरा क्या है? एक हार्मोन। और कौन सा हार्मोन? तो पादप हार्मोन। एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन बोल रहा है, नर हार्मोन। तो एड्रेनालिन जो है ये तो मादा यानी मनुष्य में उपस्थित होता है, यानी मादा नल में, यानी औरत और पुरुष दोनों में पाया जाता है। थायरोक्सिन जो है ये दोनों में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, यानी ये मादा में पाया जाएगा और नर में पाया जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन सिर्फ मादा में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये सिर्फ पुरुष में पाया जाता है, यानी नर में पाया जाता है। तो यहाँ पूछा नर हार्मोन पूछा है तो मेरा होगा ये, अगर मादा पूछा तो मेरा ये होता। और ये दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। तो विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, सब मेरा अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन नहीं है। सब मेरा क्या है? अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। और विखंडन किसमें होता है? विखंडन होता है अमीबा में। किसमें होता है? विखंडन अमीबा में। अमीबा में विखंडन भी होता है, अमीबा में द्विखंडन भी होता है। और मुकुलन में रहता है ईस्ट में और हाइड्रा में। किसमें होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। लेकिन यहाँ पर अलैंगिक जनन कौन है? तो अलैंगिक जनन मेरा सभी है। तो होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। परागकोश में होता है, तो परागकोश में होता है परागकण। क्या होता है? परागकण। और परागकोश से परागकण निकल के
वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र से में पहुँचता है, वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए वो पुष्प के अंडाशय में पहुँचता है, वहीं पर उसका निषेचन होता है और वो अंडाशय जो है फल में बदल जाता है और अंडाशय में पाया जाने वाला बीज होता है वो बीजाणु जो होता है वो बीज में बदल जाता है। ये याद रखना है। तो परागकोश में होता है परागकण और ये पुष्प का नर भाग है और वर्तिकाग्र जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है यानी मतलब कि माता पिता से गुण का उसके पुत्र में, उसके पुत्र पुत्री में ट्रांसफर होना कौन करता है? तो वो करता है डीएनए। क्या करता है? डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नोट कर लो, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आनुवांशिक गुणों का वाहक यानी उसके माता पिता से उसके गुण को उसके पुत्र संतानों में पहुँचाने का काम कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? डीएनए। ठीक है। नहीं जाते हैं किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जोन मेंडल। ग्रेगर जोन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है और सर्वप्रथम आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जोन मेंडल ने दिया था। ठीक है। और ग्रेगर जोन मेंडल ने अपना आनुवंशिकता का जो सिद्धांत दिया था वो प्रयोग किया था सबसे पहले मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर, यह भी याद रखना है। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रिला पौधे में रंध्र पाया ही नहीं जाता है। रंध्र जो है पाया ही नहीं जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, तना, पत्ती, पत्तियाँ या तना कहीं पाया नहीं जाता है। ठीक है ना। उसमें जो है रंध्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। उसमें एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है एपिडर्मिस, उसके द्वारा वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन 40 तक साइंस का पार्ट 7 कंप्लीट हुआ है। और आप लोग को ये जो हम पढ़ाते हैं सिर्फ यहाँ आंसर नहीं बता रहे हैं, आप लोग को पूरा किताब का क्विक रिवीजन हो रहा है। क्विक रिवीजन हो रहा है। तो बताएं आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और बताएं वीडियो कैसा लग रहा है और शेयर जरूर करें दोस्त। काफ़ी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा एग्जाम भी नज़दीक है, 2 दिन में एग्जाम होने वाला है, फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो जरूर बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुँचाएँ। थैंक्स।